कोई बात नहीं, ठीक है। तो केपीपीवाई में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, ओके। और तुम्हें वो क्वेश्चंस तभी कर पाओगे जब एनसीईआरटी के उन लाइंस को समझोगे जिनसे वो क्वेश्चन पुट अप होते रहे, ठीक है। तुम लोगों को लास्ट ईयर का पेपर मिला है एज ए सैंपल पेपर के फॉर्म में? हाँ मिला है? सर, के आर्काइव से दिया है। यस सर, आर्काइव 2016 तक की है। अच्छा, किया हुआ है, ठीक है, ओके। तो उसमें क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन समझो बहुत कम होते हैं, समझो नहीं के बराबर होते हैं। मोस्टली जो क्या है वो 11 से ही पुट अप किए जाते हैं। एग्जाम को बताया जाता है क्या कि लोअर लेवल का है, लेकिन क्वेश्चंस क्या होते हैं वो स्टैंडर्ड लेवल के आते हैं, ठीक है, ओके। और इस चैप्टर से तो क्वेश्चंस आने फिक्स्ड हैं, आना ही आना है, क्लियर है। और क्या है क्या कि चैप्टर नंबर क्या है, 11 का ये लास्ट चैप्टर है, इसलिए इसको हम सबसे पहले रखे हैं कि इस पे क्या करोगे, क्योंकि ये चैप्टर से बाकी कई चैप्टर्स क्या है, कनेक्टेड है। जैसे कि क्लास 12 की जब पढ़ेंगे हम तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस चैप्टर से कनेक्टेड है पास में। और हमारे जो पुराने चैप्टर्स हैं, मतलब कि इसके पहले वाले चैप्टर्स 16, 17, 18, 19, उन सब के अंदर क्या है, हार्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम हार्मोन्स को अच्छी तरीके से जान तो लें पहले कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन पुट अप किए सकते हैं, तब इन हार्मोन्स को हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उन चैप्टर्स के साथ। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ओके, यस। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे उन पॉइंट्स को जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है चैप्टर नंबर क्या, 22। और नाम ही क्या इसका है, क्या कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड द इंटीग्रेशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ, तुमको सबको पता है ना कि भाई हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, न्यूरल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है क्या, पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे मतलब क्या कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दिया कि न्यूरल सिस्टम के लिए एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे क्या कि पॉइंट टू पॉइंट। अगर मैं तुम्हारे पैर में एक पिन चुभाऊं तो तुम्हें उसका एहसास हुआ कि नहीं हुआ, होगा ना, ठीक है। अभी मैं प्रेस करूंगा तो क्या उसका काफी देर बाद एहसास होगा उसका, कि तुरंत हो जाएगा विद इन नहीं द सर, सेकंड? क्योंकि इसके जो रिएक्शन के लिए जो न्यूरॉन्स है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है, तो वो इंस्टेंट रिएक्शन देता है। इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। क्योंकि अगर हम देर करेंगे तो उस पिन से हमारा वो टिश्यू डैमेज हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? ओके। और यही नहीं, बस बस पिन चुभाने से नहीं, ठीक है। अगर हम तुम अभी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अगर बगल में एक धमाका हो, ठीक है, कोई दिवाली का पटाखा फूटता हो, तो उससे बॉडी क्या होगी, अगर तेज आवाज क्या अपने आप क्या हो जाती है, ठीक है। तो साउंड भी क्या करता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट क्या करता है, कोऑर्डिनेट कराता है कि साउंड तेज आ रहा है, हम क्या करें, जंप करके भाग जाएंगे यहाँ से। क्लियर है? तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि पॉइंट टू पॉइंट का अगर कनेक्शन की बात आएगी तो वो कौन सा सिस्टम होगा, वो हो जाएगा क्या, हमारा न्यूरल सिस्टम जो है उनमें क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है प्रेजेंट हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन से क्या है वो कनेक्ट है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, द न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट है, ठीक है। यहाँ एक वर्ड आ गया कि यहाँ पे क्या, फास्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। फास्ट तो है, इसका ये क्या है, इसका ये क्या है, मान सकते हो क्या कि इसका क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्वेश्चन आ गया कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन का ड्रॉबैक क्या है, तो आंसर क्या होगा, शॉर्ट लाइफ है, ठीक है। कि मैंने पेन चुभाया, तुम्हें एहसास हुआ, ठीक है, क्या लगातार एहसास हो रहा है, वो पेन तो होगा, पेन होना एक दूसरी बात है, ठीक है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है वो तुरंत गई और तुरंत क्या होगी, ब्रेन तक पहुंचा दी, तुरंत क्या होगी, वहां खत्म हो गई। तो ये क्या है, ये शॉर्ट लाइफ है। क्लियर है? बस में लॉन्ग लाइफ प्रोसेस क्या होता है, भाई तुम ये बताओ कि आज से 10 ईयर्स पहले तुम कितने बड़े थे, बहुत छोटे थे ना। क्लियर है कि नहीं? और लगातार तुम्हारी हाइट बढ़ती जा रही है, तो हाइट का बढ़ना एक लॉन्ग प्रोसेस है कि नहीं है, और इंफॉर्मेशन का जाना क्या है, एक शॉर्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक लॉन्ग लाइफ, बचपन से ग्रोथ हार्मोन का निकलना स्टार्ट हुआ और अभी तक तुम लोग ग्रोइंग एज में हो, अभी तक तो हार्मोन निकल रहा है और तुम लंबे होते जा रहे हो, ठीक है। अब इसका अमाउंट क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होगा, और हमारी जो हाइट है वो बढ़नी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यहाँ पे दिखाई दी यहाँ पे कि शॉर्ट लाइफ क्या होता है और लॉन्ग लाइफ क्या होता है यहाँ पे। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भाई हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो है, ये जो आपस में जो वायर फैले हुए हैं, जिसे क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स के नर्व फाइबर कहते हैं, वो कैसे हैं, ओके। एज द नर्व फाइबर डू नॉट इंटर इनरवेट ऑल सेल्स, ये ड्रॉबैक है,
नर्वस सिस्टम का ड्रॉबैक क्या है कि क्या तुम्हारे बॉडी के अंदर अप्रोक्स 100 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट हैं, क्या हर सेल से हमारा न्यूरॉन सिस्टम कनेक्टेड है क्या? यस या नो? नो सर। नहीं कनेक्ट, ठीक है। लेकिन तुम्हारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी के हर एक सेल के पास जा रहा है, तो अच्छा कौन हुआ? वही हुआ ना, है कि नहीं? बस में अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास इतना बढ़िया वेल डेवलप क्या है नर्वस सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है, उसके बाद क्यों हमारे बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ? तो ये ड्रॉबैक दिखाई दे रहा तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है लेकिन क्या है, शॉर्ट लाइफ हो गया। एक क्या है, पूरे बॉडी में क्या है, नर्व फाइबर्स तो है लेकिन क्या है, उनका हर सेल से कनेक्शन नहीं है, वो जाके मसल से अटैच होते हैं वहां पे। ओके, ये पॉइंट समझ में आता रही नहीं आ रही? इसलिए इन कमी की वजह से हमारे बॉडी में एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जो हर सेल से क्या करता है, कनेक्शन मेंटेन करता है, और वो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड द हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? कंफ्यूजन कोई? सो all the No, cells of the sir. body and the cellular functions need to be continuously regulated। अब यहाँ पे एक बात आ रही है, ठीक है, यहाँ देखो कि सेलुलर फंक्शंस को कौन रेगुलेट करता है। क्लियर है? जैसे मान लो कि सेल्स हैं, सेल के अंदर मेटाबॉलिक वर्क करना, सेल को डिवीजन कराना। भाई तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ी? सेल अगर अगर तुम्हारे लेग के बोन की सेल्स अगर डिवाइड नहीं करती तो उसकी हाइट बढ़ती नहीं? बढ़ती ना, है कि नहीं? नहीं हुआ। क्लियर? तो सेलुलर फंक्शंस को वो जाके बोलना पड़ेगा ना कि भाई तुम अपने अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की मैसनरी को एक्टिवेट करो, तुम्हें थोड़ी देर बाद क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तभी क्या होगी, नई सेल्स बनेंगी, नई सेल्स बनेंगी तो क्या होगा, बोन्स लंबी होंगी, और बोन्स लंबी होंगी तो क्या होगा, हमारी हाइट लंबी होगी। तो अल्टीमेटली ये जो हार्मोन्स हैं हमारे सेल के फंक्शंस को जाके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तब सेल क्या करती है, वो काम करना स्टार्ट करती है। हार्मोन्स जो है वो कभी सेल के अंदर जाके खुद काम नहीं करते, बस वो एक मैसेज की तरह होते हैं, और मैसेज जाके क्या होता है, उसे देते हैं, और सेल का जो डीएनए है वो क्या करता है, अपने जीन्स को एक्सप्रेस करके, जीन्स को एक्टिवेट करके वो क्या करता है, वो काम कराता है। क्लियर है? तब जाके प्रोसेस क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, रेगुलेट होता है। क्लियर है? ओके, बात में अब आगे बढ़ते हैं यहां से लोग। यहाँ पे a special kind of coordination and integration has to be provided। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेशन भी है और क्या है, आपस में क्या है, उसमें इंटीग्रेशन भी है। और ये फंक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, हमारे बॉडी में बनने वाले हार्मोन्स। ठीक है, ठीक। हार्मोन्स जो हैं उसे हम अपने डाइट में इंटेक नहीं करते हैं, ये क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, इस पॉइंट को ध्यान देना। विटामिन को लोगे, मिनरल को लोगे, अमाइनो एसिड को लोगे, लेकिन क्या हार्मोन्स को हम डाइट में ले रहे हैं क्या? नो, डाइट में नहीं ले सकते हमसे। ठीक है, हार्मोन्स को डाइट में लेंगे तो क्या होगा, वो जाके डाइजेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? जो उसका केमिकल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, उसे डाइजेस्ट कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों आपस में मिलके क्या करते हैं, वर्क करते हैं आपस में, एक दूसरे ऑर्गन्स को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके फंक्शंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप की इंटरनल एक्टिविटी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, हमारे बॉडी का क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे दो चीज आ गई। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि आपके बॉडी के अंदर होने वाले फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को क्या सिर्फ और सिर्फ न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है, कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है? तो आंसर क्या होगा, बहुत कंट्रोल करता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है और उनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं। ये चीज देखना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। नाउ तुम्हें ये पता है कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है भाई, डक्टलेस का मतलब क्या भाई, सिंपल वहां पे बात करें तो ये क्या है, एक ग्लैंड है जिसके पास एक यहाँ पे छोटा सा एक पाइप दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, डक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, इस ग्लैंड के अंदर यहाँ की जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं केमिकल्स को। ये केमिकल्स क्या करती हैं, इस ल्यूमेन में यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या करती हैं, पॉर करती हैं, और ये सारा का सारा चीज क्या होता है, यहां से होते हुए, इस डक्ट से होते हुए क्या होता है, इसे सिक्रीट किया जाता है आउटसाइड द सिस्टम में, क्या होता है, यहाँ पे पहुंचा दिया जाता है। ठीक है,
लेकिन हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसकी अगर बात करें, ये मान लेते हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसकी सेल्स प्रेजेंट हैं, और ये सेल्स क्या करती हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे कोई डक्ट दिखाई दे रही है क्या? डक्ट नहीं है। अब इसका जो भी कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इस सेल के अगल बगल, तुम्हें पता होना चाहिए, सेल के अगल बगल जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। भाई सेल के अंदर का फ्लूइड इज कॉल्ड द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और सेल के सराउंडिंग का फ्लूइड क्या कहेंगे, हम उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे, या उसे तुम क्या बोल सकते हो कि टिश्यू फ्लूइड बोल सकते हो। तो ये सारा का सारा जो सेल ने हार्मोन बनाया, इसने क्या किया, अपने सराउंडिंग के फ्लूइड में क्या कर दिया, पॉर कर दिया, अगल बगल क्या कर दिया, डाल दिया। भाई तुम जानते ही हो कि जब चीजें ज्यादा होती हैं तो हायर से क्या होता है, वो लोअर की तरफ क्या होती हैं, डिफ्यूज कर जाती हैं, जानते हो ये चीज, ओके। अब यहाँ पे पतली पतली यहाँ पे क्या है, कैपिलरीज है, इन्हें बोलते हैं क्या, हम लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये लिम्फेटिक कैपिलरी से होता हुआ कहां पहुंचेगा, ये अल्टीमेटली पहुंचेगा कहां पे, वेन्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं, ये क्या है, कैपिलरीज हैं, और इनसे क्या होता है, यहाँ पे वेन्यूल का कनेक्शन होता है, तो ये क्या होंगे, हार्मोन्स क्या होंगे, डायरेक्ट क्या होंगे, वेन्स में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने जो बताया, हार्मोन्स जब निकलते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, वो आर्टरीज के अंदर जाते हैं कि वो वेन्स के अंदर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? आर्टरीज। नो, ध्यान समझो, आर्टरीज का मतलब ये कि वो हार्ट से निकल के आ रही है ना, वो एक पर्टिकुलर आर्गन की तरफ आर्टरी जाती है, ठीक है। अगर कोई भी हार्मोन अगर आर्टरीज में पहुंचाया जाएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक स्पेसिफिक होगा, उस आर्गन की तरफ होगा, ठीक है। तो जितने भी जल्दी हार्मोन्स होते हैं उन्हें पावर कर किया जाता है, पहुंचाया कहाँ जाता है, वेन्स में पहुंचाया जाता है, क्योंकि वेन्स क्या करती है, सारे ब्लड को कलेक्ट करके वो हार्ट में पहुंचाती है। तो हार्मोन जो हो गया वो पहुंच गया क्या, हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है। और जब हार्ट का हमारा वेंट्रिकल क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा, तो वो हार्मोन्स पूरे बॉडी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जहां जहां उसका रिक्वायरमेंट है वो तुरंत पहुंच जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, बोलो, क्लियर है? यस सर। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, एक मोटर सिस्टम है, ठीक है। इस मोटर से एक पाइप निकला है, बात समझो, ठीक है। और इस पाइप से एक पाइप ये निकला है, एक पाइप ये निकला है, एक पाइप ये निकला है, एक पाइप ये निकला, ठीक है। ये सारे पाइप जो है आर्टरीज है। अगर आप हार्मोन्स को एक आर्टरीज में पहुंचाएंगे, इसमें से किसी एक आर्टरी में आपने पहुंचा दिया, यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है, तो वो तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा ना, क्या इसमें भी चला जाएगा? वो नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि हमने कहाँ डाला है, इस वाले आर्टरी में डाला है। बात समझ आ रही है? अगर हम वेन्स में पहुंचाएंगे, लुक एट हियर दिस, ये हम बात करें यहाँ पे क्या कि ये वेन्स है, इस वेन्स में हमने क्या किया, पहुंचा दिए, ठीक है, अपने हार्मोन्स को इस वेन्स में पहुंचा दिया। तो ये हार्मोन्स डायरेक्टली कहाँ पहुंचे, इस हार्ट में पहुंचा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब जब हार्ट पंप करेगा तो ये इस वाले आर्टरी में भी गया, इस वाले आर्टरी में भी गया, इस वाले आर्टरी में भी गया, और इस वाले आर्टरी में भी गया कि नहीं गया, बोलो, गया ना? यस सर। तो बॉडी में कहां पे डालने पे जल्दी पहुंचेगा, तो जल्दी पहुंचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पहुंचना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है भाई, हम बात करें यहाँ पे हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स भाई ब्लड के अंदर 5 टाइप्स की क्या है, डब्ल्यूबीसीज हैं, जो जनरल फॉर्म में हम पढ़ते हैं, ओके। और टाइप तो बहुत ढेर सारी हैं वहां पे, लेकिन जनरल बात करें तो 5 टाइप्स की हैं, ठीक है। आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, ठीक है, ये भी सेल्स हैं उसके अंदर, ओके। तो ये हार्मोन्स कौन इनको लेके जा रहा है, क्या आरबीसी लेके जा रही है, क्या डब्ल्यूबीसी लेके जा रही है, कि प्लेटलेट्स करेगी, आओ सर आओ भाई तुम मेरे अंदर चले आओ मैं लेके जाऊंगा, कि इनको बाइंड करते हैं प्रोटीन्स, और वो लेके जाते हैं कि चलो मैं तुमको बताऊं कि तुम्हें जाना कहाँ है, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स हैं वो किसी सेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होते, जो ब्लड का लिक्विड मीडियम है उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको बाउंड करते हैं, और वो क्या करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि तुम्हें जाना कहाँ है, मैं ले जाऊंगा, ठीक है। और हार्मोन्स को रिकॉग्नाइज कौन करता है, तो हर एक सेल के ऊपर, बॉडी के सेल के ऊपर क्या होता है, जिस जिस सेल्स के ऊपर वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, वो हार्मोन क्या होगा, उस रिसेप्टर के कांटेक्ट में आएगा। जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक लेटर लिखा, ठीक है, शालीन को मैंने लेटर लिखा, तो क्या तुम्हारे पास चला जाएगा, बोलो, नहीं जाएगा ना, ठीक है। अच्छा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिखा है, लेटर शालीन के नाम पे लिखा हुआ है, क्लियर यहाँ पे? आगे बढ़े हम लोग यहाँ से, ओके।
तो ये बात ध्यान देना है कि हार्मोन्स जनरली जब रिलीज होंगे तो कहाँ होंगे, वो वेनस ब्लड में होंगे। वेनस ब्लड, ध्यान देना, वेन्स की ब्लड में जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, वो जल्दी जल्दी हार्ट में पहुंचेंगे, और हार्ट में जब पहुंचेंगे तो क्या होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा, पूरे बॉडी के उन प्लेसेस पे होगा जहां पे उन हार्मोन्स को रिसीव करने वाले क्या हैं, सेल्स वाले रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है, कंफ्यूजन कोई? तो ये क्या हो गए, डक्टलेक्स ग्लैंड से क्या करते हैं, निकलते हैं यहाँ पे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जितनी भी हमारे बॉडी में होंगी, उनका सिक्रीशन क्या होगा, अपने सराउंडिंग में होगा। उसमें कोई ट्यूब, उसमें कोई पाइप नहीं लगा हुआ है कि उस पाइप में डाल के उसको क्या हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकाला जाए। इसलिए इंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन कि किस ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, तो इंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ पे? नाउ इनसे निकलने वाले सिक्रीशन क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम एक हार्मोन के डेफिनेशन को डिस्कस करें यहाँ पे, तो हार्मोन है क्या? ठीक है, तो हार्मोन क्या है, एक केमिकल है जो प्रोड्यूस करती है क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, हो सकता है एंडोक्राइन ग्लैंड एक सिंगल सेल से बनी हो। ठीक है, ऐसी ग्लैंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कुछ क्या है, हार्मोन्स निकालने वाली ग्लैंड है। ठीक है, उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, लोकल हार्मोन बोलते हैं। कनेक्शन आया कि नहीं आया? यहां से कनेक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम में गया कि नहीं गया, ये जानना बहुत जरूरी था यहाँ पे। ओके, नाउ अब यहाँ देखो, किसी भी ग्लैंड को हार्मोन निकालने के लिए कुछ सर्टेन क्या होते हैं, स्टिमुलाई की जरूरत होती है। और वो स्टिमुलाई हो सकता है टेम्परेचर हो, ठीक है, वो स्टिमुलाई क्या हो सकता है, आईसाइट हो। क्लियर है, वो स्टिमुलाई क्या हो सकता है, कोई फ्रेगनेंस हो। ठीक है, वो स्टिमुलाई क्या हो सकता है, कोई इंटरनल फैक्टर हो या एक्सटर्नल फैक्टर हो। कोई इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर से क्या होगा, ये चीजें क्या होंगी, ग्रो कर जाएंगी। जैसे तुम एक बात समझो यहाँ पे, ठीक है, जो डॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सीजनल ब्रीडर होते हैं। वो जब जैसे विंटर का टाइम आएगा तो वो क्या होंगे, सेक्सुअली एक्टिव हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, विंटर का टाइम आएगा। विंटर का जो टाइम है, वो जो एक्सटर्नल फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो बॉडी पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। उस लो टेम्परेचर से कुछ हार्मोन्स क्या होंगे, सेल्स एक्टिवेट करेंगी, हार्मोन्स बनेंगे, और फिर क्या होंगे, वो सेक्सुअली एक्टिवेट हो जाएंगे। दिखाई दिया? तो सीजनल ब्रीडर्स के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, हार्मोन्स को एक्टिवेट करने के लिए, हार्मोन्स को फॉर्म करने के लिए। क्लियर है यहाँ पे? ओके, सो अब यहाँ देखो, ये सारे के सारे हार्मोन्स कहाँ किया गया, रिलीज किया गया, ब्लड। लेकिन तुम जानते हो कौन सा ब्लड, तो वेनस ब्लड। ठीक है, ओके, और वाया ब्लड ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, जहां से निकला है वहां से काफी डिस्टेंस पे उसका क्या प्रेजेंट है, टारगेट आर्गन प्रेजेंट है। भाई टारगेट आर्गन का मतलब क्या, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में बात करें कि हमारे बॉडी के अंदर से निकलता है क्या, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो इसका टारगेट लेग की सेल्स है कि नहीं है, तुम्हारे फिंगर की सेल्स है कि नहीं है। तुम ये बताओ, कंपेयर करो, जब तुम 3 में पढ़ते थे तो तुम्हारे फिंगर की जो साइज थी और जो तुम अभी साइज है, क्या इक्वली थी कि अब कुछ चेंजेस आया उसके अंदर, चेंजेस आया है? यस सर। ठीक है, तो यस सिंपल सी बात सर। है ना कि ये ग्रोथ हार्मोन जो है हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंचा। ठीक है, दिखाई दिया यहाँ पे, निकला कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट है। जितनी भी मेन ग्लैंड्स हैं हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऑल द इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स अगर बात करें, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हाइपोथैलेमस है, वो पाइनियल ग्लैंड है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट है, हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट है। इज इट क्लियर, बात समझ आई? ठीक है, तो ये क्या है, हमारे जहां से निकलेगा वहां से काफी दूर क्या होगा, इसका टारगेट आर्गन होगा। भाई अगर बंदूक से गोली निकली है तो उसका टारगेट आर्गन दूर भी तो हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? ओके, नाउ तो अब हार्मोन्स की क्या की गई, एक डिफिनेशन बनाई गई। उस डिफिनेशन को देखते हैं यहाँ पे, क्या कि ये क्या है जो डिफिनेशन है, हार्मोन्स क्या होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है। क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट हार्मोन के बारे में ट्रू है। तो पहला क्या हो गया, हार्मोन्स क्या हो गए, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हो गए, सही होगा अगर ऑप्शन में दिया होगा तो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा, ये कहाँ एक्ट करते हैं, तो ये एक्ट करते हैं क्या, इंटरसेलुलर मैसेंजर है। ठीक है, ये किस तरह से एक्ट करते हैं, तो ये इंटरसेलुलर एक सेल से निकलते हैं और दूसरे सेल में क्या होके एज ए एक सेल से लेके दूसरे सेल तक क्या करते हैं, ये मैसेज को क्या करते हैं, कन्वे करते हैं। भाई
हमारे पास एफबी मैसेंजर है कि नहीं है? हम लोग से अपने 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 हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, मैसेज को कन्वे करता है वो, ठीक है। तो वो क्या हो गए, वो इंटरसेलर दो सेल के बीच में क्या है, एज ए मैसेंजर का काम करते हैं। यहां से निकले और वहां जाके बोलना है भाई तुम्हें ये प्रोटीन बनाना है, और ये प्रोटीन क्या करेगी, ऐसे एंजाइम की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, सेल क्या करेगी, अपने मेटाबॉलिक मशीनरी को फास्ट कर लेगी। जिससे क्या होगा, सेल डिवीजन क्या होगा, फास्ट होगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर यहाँ पे? और क्या हार्मोन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलते हैं, तो ये क्या होते हैं, ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं, ठीक है। अब ट्रेस अमाउंट में क्या भाई, क्या ये 1 लीटर निकलते हैं, ठीक है, क्या ये 100 ml निकलते हैं, क्या ये 10 ग्राम निकलते हैं, क्या ये नैनोग्राम में निकलते हैं? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये नैनोग्राम में निकलते हैं, ठीक है। ओके, और नैनोग्राम की बात करें तो तुमने सुना होगा पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, सुना होगा ना, ठीक है। अब यहाँ देखो 0.003 पीपीएम, ठीक है। ओके, अगर इतना भी हार्मोन निकल रहा है, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, अगर एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप मतलब क्या, इंजेक्शन का जो इंजेक्शन में होता है ना, आगे उसको पुश करो तो क्या होता है, एक ड्रॉप निकल के आता है। अगर एड्रेनलिन का अगर हम 1 ड्रॉप लें तो उससे हम करीबन 1000 फ्रॉग की हार्ट बीट को फास्ट कर सकते हैं। सोचो, हमारे बॉडी में अगर एक बहुत छोटी सी ड्रॉप 1000 फ्रॉग के हार्ट बीट को फास्ट कर सकती है, तो उसका कितना कम अमाउंट हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर होगा, बस में। तो ये क्या है, अगर इनको हम खोजें तो क्या होगा, खोजना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्या निकलना है, ये नैनोग्राम में निकलने हैं, ये पार्ट्स पर मिलियन में निकलना है, ये पार्ट्स पर बिलियन में निकलना है। इनका बहुत कम अमाउंट क्या होता है, काफी इफेक्टिव होता है। इज इट क्लियर? ये 3 पॉइंट याद रहेंगे, बातें बातें याद रहेंगी यहाँ पे। ओके, यस सर। अब यहाँ देखो यहाँ से, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स हैं वो किससे निकल रहे हैं भाई, ठीक है। इनको मैं इसको अरेंज करता हूँ कि बाकी चीजें क्या होंगी तुम्हें दिखाई देंगी यहाँ पे सही तरीके से। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिससे क्या होगा वो सब दिखते हैं एग्जामिनेशन में, पढ़ते समय ध्यान देना है यहाँ पे। सुनाओ, द न्यू डिफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल, ध्यान देना, जो नई डिफिनेशन आएगी, अब एक जो हार्मोन्स के जो नंबर हैं वो न्यू मॉलिक्यूल्स को भी क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। इन एडिशन टू द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। भाई ऑर्गेनाइज बने क्या, कि वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो क्या कर रही है, उससे जिससे मेन हार्मोन निकलता है, हम उसकी बात तो कर ही रहे हैं। और भी कई मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिन्हें क्या करते हैं, हम हार्मोन की कैटेगरी में रखते हैं, वो भी क्या करते हैं, इन इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। मान लो कि अगर एक हर्ट से क्या हो रहा है, ANF निकल रहा है, एट्रियल नाइट्रोजनिक फैक्टर, ठीक है। अब वो भी तो क्या है, एज ए हार्मोन की तरफ बिहेव कर रहा है, बात में यहाँ पे क्लियर, वो क्या है, तो वो फैक्टर भी है और क्या है, हार्मोन की तरह बिहेव कर रहा है वहां पे। तो दूसरा केमिकल हुआ कि नहीं हुआ वो, ठीक है। क्या हार्ट हमारा क्या एंडोक्राइन ग्लैंड है, नहीं है ना, लेकिन वहां से भी निकल रहा है वो केमिकल। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि हम यहाँ देखेंगे क्या, कि कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे। भाई वी आर द वर्टिब्रेट्स, हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, हम क्या है, एडवांस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, हम क्या है, होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस का मतलब क्या, वाइज मैन, ठीक है, हम बहुत समझदार हैं। लेकिन अगर हम बात करें एवोल्यूशन के प्रोसेस में जाएं, तो सबसे पहले क्या आए थे भाई, क्या वो ऑर्गेनिज्म पैदा हुए थे, बॉर्न हुए थे जिनके अंदर बोन थी, वो बॉर्न हुए थे जिनके अंदर बोन नहीं थी, जिनके अंदर बोन नहीं थी, बैक वर्टिब्रल कॉलम नहीं था, एंड दे आर कॉल्ड द इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर किस टाइप का एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होगा, तो इनवर्टिब्रेट्स जो क्या है, ये एडवांस नहीं है, इसलिए इसके अंदर क्या है, वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है। और क्या बहुत ढेर सारे हार्मोन्स निकलते हैं, तो यहाँ दिखाई दे रहा है इनवर्टिब्रेट्स में क्या दिखाई दिया, कि फ्यू हार्मोन्स whereas a large number of chemical act as a hormone, and दिखाई दिया यहाँ पे, ठीक है, and provide coordination in the vertebrate, दिखाई दिया। तो वर्टिब्रेट के अंदर क्या हो गया, फ्यू हार्मोन निकले, दिखाई दिया यहाँ पे, ठीक है। और वही हम अगर अपने अंदर बात करें, वर्टिब्रेट्स के अंदर बात करें यहाँ पे, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में क्या हो जाएगा भाई, फिशेस से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। फिशेस के अंदर भी बैकबोन है, फ्रॉग के अंदर भी बैकबोन है, एम्फीबिया जो आएगा, रेप्टाइल्स जो हैं, वो बर्ड्स जो हैं, हम जो हैं, मैमेलिया जो हैं, सबके अंदर क्या है यहाँ पे, वर्टिब्रल कॉलम है। तो हमारे अंदर क्या है, बहुत ढेर सारे हार्मोन्स हैं, बहुत ढेर सारे केमिकल हैं जो एक्ट करते हैं क्या, हार्मोन की तरफ, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कोऑर्डिनेशंस
डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इनको कोऑर्डिनेट करते हैं, इनको जोड़ते हैं, आपस में मिलके फंक्शन कराते हैं। इसलिए हमारा एंडोक्राइन सिस्टम काफी एडवांस है, और वो जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो लेस डेवलप है। वो क्या है, इसलिए क्या है, उनमें क्या है, बहुत कम हार्मोन्स क्या होते हैं, वो काम करते हैं। इज इट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। चीजें समझ तो आ रही है ना? बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले पहले हमें देखना है, एक डायग्राम को देखना है, ठीक है। और इस डायग्राम को देखने के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा इसको। सुनाओ, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि एक डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ दिखाई दे रहा है हमारे ब्रेन के अंदर, दिखाई दिया यहाँ पे कि ब्रेन के अंदर कितनी ग्लैंड्स हैं। तो ये है मेन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो दूसरे ग्लैंड को जाके एक्टिवेट करते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं आया हूं इंफॉर्मेशन लेके, तुम्हें क्या करना है, ये हार्मोन्स को बनाना है और इसको क्या करना है, निकाल के ब्लड में पहुंचाना है। इज इट क्लियर? और वो हार्मोन जब ब्लड में जाएंगे तो वो अपने वो टारगेट आर्गन पे जाएंगे। क्लियर है? तो ये क्या है, एक मेन क्या है, सेंटर है जो दूसरे ग्लैंड को क्या करता है, अपने हार्मोन्स के थ्रू एक्टिवेट करने का काम करता है। जो दूसरी ग्लैंड है जिसे हम क्या कहते हैं, पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, और उसे जनरली हम क्या बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं। और ये जो ग्लैंड है ये हमारे बॉडी के 24 आवर्स का जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जो सर्केडियम रिदम होता है, उसे क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। हम सोएंगे कब, ये पाइनियल ग्लैंड डिसाइड करेगा। हम जगेंगे कब, ये पाइनियल ग्लैंड डिसाइड करेगा। ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कब राइज होगा, ये डिसाइड कर रहा है। ठीक है, बात सुने यहाँ पे। और हाइपोथैलेमस, भाई हाइपोथैलेमस तो ये ब्रेन का पार्ट है, हम यहाँ तो कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड द न्यूरो एंडोक्राइन। क्या बोलते हैं? न्यूरो का भी पार्ट है, और क्या है ये, एंडोक्राइन का भी पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस को क्या बोल दिए, ये नर्वस सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ये ढेर सारा रिलीजिंग फैक्टर को या रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो, क्वेश्चन आएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किसके अंडर में फंक्शन करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड, बट दिस ग्लैंड इज फंक्शन अंडर द विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो वो होगा हाइपोथैलेमस। और इसके निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, वाया ब्लड जाते हैं, वाया न्यूरॉन्स जाते हैं, और उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। ओके, जो वाया ब्लड जाएंगे वो जाके इसको कंट्रोल करेंगे, जो वाया न्यूरॉन्स जाएंगे वो जाके सिर्फ क्या हो जाएंगे, जाके वहां पे स्टोर हो जाएंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन यहाँ पे, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक हार्मोन्स कैसे पहुंचते हैं, वाया ब्लड पहुंचते हैं, वाया न्यूरॉन्स पहुंचते हैं, कि बोथ के थ्रू पहुंचते हैं? तो आंसर क्या होगा, बोथ के थ्रू। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। अब यहां देखो, तो ये सारी की सारी ग्लैंड कहां प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में, फोर ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में, क्या दिखाई दे रहा है? ये सारी की सारी जो ग्लैंड्स हैं ये प्रेजेंट है कहाँ पे, हमारे फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और यू नो वेरी वेल कि फोर ब्रेन का पार्ट जो क्या होता है वो काफी बड़ा है। ठीक है, ओके। यहाँ देखो, अब हमारे नेक वाले रीजन की बात करें, तो नेक वाले रीजन में नहीं, हमारे थ्रॉट वाले रीजन में ये दिखाई दे रहा है ट्रैकिया। ठीक है, ध्यान दो, दिखा यहाँ पे क्या, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के ऊपर ये प्रेजेंट है क्या, एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जो बाई लोब्ड है इसका, और आपस में ये क्या है, ये ब्रिज है। इस ब्रिज को क्या कहते हैं, इस ब्रिज को कहते हैं इस्थमस। ठीक है, इसके थ्रू क्या है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, इस ब्रिज के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। तो ये बाई लोब ग्लैंड है। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो, अगर बात करें प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की, अगर बात करें हम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की, लिपिड के मेटाबॉलिज्म की, तो ये तीनों को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। साथ में कैल्शियम के लेवल को भी क्या करता है, हमारे बॉडी में क्या करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है। तो इससे कई टाइप के हैं। ठीक है, तुम अपने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि भाई ग्वाइटर एक डिजीज है कि नहीं? ग्वाइटर डिजीज हमारे बॉडी में हो जाती है किस एंडोक्राइन ग्लैंड के स्वेलिंग से? थायराइड। 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 ओके, अब मान लेते हैं क्या, थायराइड, ये थायराइड दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट बैक साइड में 4 छोटी छोटी बॉल्स प्रेजेंट है, और उन्हें क्या कहते हैं, पैराथायराइड। ठीक है, पैरा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, उसके साथ क्या है, अटैच है यहाँ पे। ठीक है,
और किसके साथ अटैच है, तो थायराइड के साथ अटैच यहाँ पे दिखाई दी यहाँ पे। तो ये हो गया क्या, थायराइड ग्लैंड हो गई यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट चीज, आयोडीन जो है हमारे बॉडी के किस ग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन। भाई आयोडीन हमारे पूरे बॉडी के लिए थायराइड। थायराइड 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 के ग्लैंड, ठीक है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड के क्या हार्मोन्स बन पाएंगे, हाँ भाई, दो हार्मोन तो नहीं बन सकते, एक हार्मोन क्या होगा, बन जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेन जो हार्मोन है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और थायराइड हार्मोन से निकलने वाला जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो हमारे बॉडी के हर एक सेल में जहां जहां माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका रिसेप्टर प्रेजेंट है। बस में आई। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एटीपी फॉर्मेशन, एनर्जी फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जाके माइटोकॉन्ड्रिया को कहता है कि भाई आप एनर्जी फॉर्म करिए, अब जल्दी फॉर्म करिए, बहुत जल्दी फॉर्म करेगा तो क्या होगा, वो बॉडी से क्या होगा, एज ए हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल जाएगी, वो एटीपी बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये तब होगा जब थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल क्या होगा, काफी राइज कर जाएगा, ठीक है। जब थायरॉक्सिन लेवल का लेवल काफी कम होगा तब क्या होगा, तब क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर जो हम चीज खा रहे हैं क्या वो प्रॉपरली क्या होगा, मेटाबोलाइज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और फिर हमारी जो बॉडी का जो हेल्थ है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, हम क्या होंगे, फैटी होने लगेंगे, क्योंकि जो चीज हम खा रहे हैं वो चीज क्या हो रही है, बॉडी प्रॉपरली तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, उसको स्टोर करती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास क्या है, हार्मोन्स की डिफिशियंसी। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है, कंफ्यूजन है कोई, आगे नो बढ़ते हैं, सर। नो सर। ठीक है। सुनाओ, मूव करते हैं अगला, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी ग्लैंड है, ठीक है। इसके लोकेशन, इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाई तुम अपने चेस्ट पे यहाँ प्रेस करोगे तो ये जो बोन दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं कि हम सिंपल फॉर्म में, इसको द ब्रेस्ट बोन या सिंपल सर, ठीक है। और अगर इसको हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें, जैसे क्या कहते हैं, क्या स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम के ठीक नीचे, हार्ट के ठीक ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे क्या कहते हैं, थाइमस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, ओके। और ये जो थाइमस है ये स्कूल है किसका, लिम्फोसाइट्स का। टी लिम्फोसाइट का क्या है, ये स्कूल है, वो क्या करता है, इसको ट्रेनिंग देता है कि तुम्हें क्या करना है, उसको मैच्योर बनाता है। क्लियर है, पास में, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड जो है हमारे हार्ट के पास प्रेजेंट है, हार्ट के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। और ये जो है, ये जो जो इन्फेंट होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनके अंदर क्या है, ये काफी बड़ी होती है। और जैसे जैसे बेबी क्या होता है, वो प्यूबर्टी में एंटर करता है, साइज क्या होती है इसकी, श्रिंक करने लगती है, ठीक है। अब न्यू बॉर्न बेबी और चाइल्ड में इसकी साइज बड़ी है, ठीक है। क्यों बड़ी है, रीजन क्या है इसका, ठीक है। रीजन यहाँ ये है कि जब बेबी बॉर्न होता है तो उस समय उसकी जान जाने का खतरा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब कि जो मॉर्टेलिटी रेट है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या है, काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसके पहले मदर से क्या था, वो प्रोटेक्टेड था, मदर के बॉडी के अंदर था, ठीक है। उसको मदर क्या कर रही थी, प्रोवाइड कर रही थी, एंटीबॉडी आईजीजी प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। अब जैसे वो बाहर आया तो उसके सराउंडिंग में ढेर सारे पैथोजेंस हैं कि नहीं है, ठीक है। पहले क्या थे, प्लेसेंटा क्या रहा था, एज ए बैरियर के फॉर्म में था, वो पैथोजेंस को क्रॉस नहीं होने दे रहा था। तो बेबी को चाहिए क्या, न्यूबॉर्न बेबी को चाहिए क्या, एक स्ट्रांग इम्यूनिटी चाहिए, और उस स्ट्रांग इम्यूनिटी को ही प्रोवाइड करने के लिए थाइमस क्या है, काफी बड़ी होती है। और इससे निकलते हैं टू टाइप्स के हार्मोन्स, टू हार्मोन्स निकलते हैं, थाइमोसिन 1 और थाइमोसिन 2, और वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं क्या, हमारे लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन को, उसके डेवलपमेंट को, उसके डिफरेंशिएशन को। ये बातें मैं जो बता रहा हूं उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पे, ओके। नाउ अगला जो है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या भाई, तो पैंक्रियाज जो है एक मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इससे दोनों चीज निकलता है। भाई तुमने सुना है इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। ग्लूकेगॉन क्या करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, ओके। अब पैंक्रियाज से क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि पैंक्रियाज क्या करता है, कई डाइजेस्टिव एंजाइम्स को निकालता है। ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम निकालता है, ठीक है। ये लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम निकालता है,
ठीक है। तो ये एंजाइम भी निकाल रहा है, ये आयंस को भी निकाल रहा है, ये बाइकार्बोनेट को भी निकाल रहा है, ये हार्मोन्स को भी निकाल रहा है। और सेल्स क्या है, सबके लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं कि जो सेल्स क्या कर रही हैं, एंजाइम्स को निकाल रही है, वही सेल्स क्या कर रही हैं, हार्मोन्स को निकाल रही हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, तो ये हो गया। अगला जो है वो क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड क्या है, हमारे पास क्या है, 2 किडनीज प्रेजेंट है। ठीक है, और उन किडनीज पे क्या है, एज ए ये कैप के फॉर्म में देखो दिखाई देने लगी हुई यहाँ पे। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को हम बोलते हैं क्या, हम 4S ग्लैंड भी कहते हैं और 3F ग्लैंड भी कहते हैं। 4S ग्लैंड और 3F ग्लैंड भी कहते हैं, इसका ये निक नाम है, तुम ध्यान देना। ओके, और इससे निकलते हैं क्या, इंपॉर्टेंट हार्मोन, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, दोनों का फंक्शन एक ही जैसा है। ठीक है, ओके, बात में अगर हमारी बॉडी में अगर रूटीनली हमारी क्या है, हार्ट बीट फास्ट हो रही है, हम दौड़ रहे हैं और हमारी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, ठीक है, तो वो जो काम करता है वो करता है क्या, नॉन एड्रेनलिन। लेकिन एक बैग हम यहाँ बैठे हुए, पीछे मुझे पीछे से कोई आके डरा दिया हा करके, तो वो जो डरने पे इमरजेंसी की कंडीशन जब आएगी, तो उस समय हार्ट बीट को कौन फास्ट करेगा, तब फास्ट करेगा एड्रेनलिन। एक जनरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कौन कर रहा है, नॉन एड्रेनलिन। और ऐसे सडन में कौन कर रहा है, इमरजेंसी कंडीशन में कौन कर रहा है, तो एड्रेनलिन। ठीक है, इनसे क्या होता है, हार्मोन। अब एड्रिनल ग्लैंड का क्या होता है, पार्ट होता है। भाई तुमने पढ़ा है 11th में, पढ़ा है किडनी के, 10th में पढ़ा है किडनी के बारे में। और किडनी में 11th में जो क्या पढ़ोगे, किडनी के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। एक आउटर पार्ट होता है, फिर एक क्या होता है, इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो इस एड्रिनल ग्लैंड के अंदर भी क्या है, आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स, उससे कुछ और हार्मोन निकलेंगे, और इनर पार्ट जो होगा मेडुला, उससे कुछ और हार्मोन निकलेंगे। इज इट क्लियर? अब यहाँ देखो, फीमेल के अंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ नीचे डायग्राम में देखो, फोकस करो यहाँ पे। तो फीमेल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या, हियर, लास्ट की बात करते हैं। यहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये ओवरी जो है फीमेल के अंदर क्या है, एज ए एंडोक्राइन टिश्यू की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई ओवरी के अंदर एंडोक्राइन जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, नीट का क्वेश्चन। तो वो क्या था, उसका आंसर क्या था, कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये जो है। अब जो नीट के क्वेश्चंस आते हैं उसको भी तुम लोग देख लेना जरूर। ठीक है, इस ईयर में जो नीट के क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, मेरा स्टूडेंट क्या है, फुल में फुल मार्क्स पा रहा है बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। तो वो जो है, इस बार के क्वेश्चंस जो नीट में आए हैं, वो हो सकता है कि उसमें से 1-2 क्वेश्चंस क्या हो, उसके ऑप्शंस को चेंज करके तुम्हें केवीपीवाई में मिल जाए। क्लियर है? ओके, तो यहां ध्यान देना आपको। ठीक है, तो ओवरीज से निकलते हैं बहुत ढेर सारे हार्मोन्स, जो क्या करते हैं, फीमेल की मेन हार्मोन होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्ट्रोजेंस, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। और मेल के अंदर दिखाई दे रहा है टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है सेल्स, जिसे हम कहते हैं क्या, लीडिड सेल्स, या कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और वो क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं क्या, स्टेरॉइड हार्मोन्स को, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंड्रोजेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहां मैंने एक टर्म लिया, एस्टेरॉइड। ठीक है, एस्टेरॉइड का फॉर्मेशन होता है कोलेस्ट्रॉल से, और कोलेस्ट्रॉल बनता किससे है, लिपिड से। ठीक है, और आपके सेल के अंदर, अब देखो चैप्टर नंबर हम पहुंचेंगे कहां पे, 8 में। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे सेल की। ठीक है, अब सेल के अंदर तुमने पढ़ा है ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ बातें याद आ रही हैं, तुम लोग मैथ्स के हो। हम्म, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और उसमें क्या होता है, दो दो होता है उसका, दो दो पार्ट होते हैं, एक स्मूथ वाला होता है और एक क्या होता है, रफ वाला होता है। ठीक है, तो जो स्मूथ वाला होता है, क्योंकि क्वेश्चन से आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन्स और वो दोनों क्या है, आपस में कनेक्टेड है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करता है, लिपिड को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो इन सेल्स के अंदर जो ओवरी के जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, वो सेल्स जो टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रही हैं, वो सेल्स, उनके अंदर स्टेरॉइड हार्मोन बन रहे हैं। इसलिए उन सेल्स के अंदर ये लिपिड वाले एसईआर क्या होंगे, मोस्ट एक्टिव होंगे, क्योंकि उनकी वजह से क्या हो रहा है, ये लिपिड बन रहा है, और वो क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, स्टेरॉइड हार्मोन्स बन रहे हैं, और वो क्या करते हैं हमारे बॉडी पे
मेलनेस को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी को क्या करते हैं, डेवलप कराते हैं। फीमेल के अंदर जितने भी एंडोक्राइन, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, उन्हीं हार्मोन्स की वजह से क्या कर रहे हैं, डेवलप करने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस फॉर स्टेरॉयड और एस फॉर क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भूलना नहीं है। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे ये तो खत्म हो गया भाई। ठीक है, अब कई हार्मोन ऐसे हैं जो किडनी से, किडनी भी क्या करती है, हार्मोन निकालती है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है और किडनी भी क्या कर रही है, हार्मोन निकाल रही है। और किडनी से जो हार्मोन निकलता है, वो क्वेश्चन आता है कि अगर आप, कोई पर्सन ऐसा है कि जिसके अंदर ब्लड का अमाउंट काफी कम हो चुका है, वो एनीमिया से सफर कर रहा है, अगर वो हम चाहते हैं, डॉक्टर ये चाहता है उसका नंबर क्या हो, ब्लड सेल्स का नंबर इंक्रीज करे, तो वो कौन से हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाएगा, और जनरली वो हार्मोन हमारे बॉडी में किस ऑर्गन में बनता है, तो उस हार्मोन का नेम है क्या, एरेथ्रोपोइटिन। और एरेथ्रो आरबीसी से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एरेथ्रोपोइसिन प्रोटीन जो है वो क्या करता है, एरेथ्रोपोइसिस करता है। एरेथ्रोपोइसिस का मतलब क्या, आरबीसी के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, एरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। और वो जो हार्मोन है वो किडनी से निकलता है, और उसका एक्शन कहाँ पे होता है, हमारे रेड बोन मैरो में होता है। और रेड बोन मैरो में जाके वहां पे क्या करता है, हमारे स्टेम सेल्स को वो आरबीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहाँ पे? ठीक है, अब यहां देखो, तुमने पता होगा ना कि कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी होती हैं, अब इस बॉडी में ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ध्यान दो, जो एक प्रेग्नेंट वुमेन है और एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, किसके अंदर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट के अंदर। Pregnant ठीक है, women। और अंदर होता वो होगा ना, क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन दोनों के अंदर प्लेसेंटा बनता है क्या? ना ना ना, वो एंडोमेट्रियम है। वो जो तुम बात कर रहे हो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो चीजें, जो टिश्यूज निकल के बाहर आते हैं बॉडी से एज ए ब्लड के साथ, वो क्या होते हैं, एंडोमेट्रियम होता है। ठीक है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कब हो रहा है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन दोनों तरह से होता है। जो फीटस होता है वो भी करता है, और जो मदर होती है वो भी करती है। ठीक है, और आपस में उनकी जो ब्लड सेल्स होते हैं वो जुड़ते नहीं है, वो ऐसे होते हैं। मतलब कि डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो क्या होगा ब्लड का, भाई मदर के अंदर के पैरासाइट जो होंगे वो क्या होंगे, बेबी के अंदर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो वहां पे क्या, डिफ्यूजन का प्रोसेस है, डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है, डिफ्यूज होके जा रही है। ठीक है, ओके। अब यहां ध्यान दो, तो प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन है वो टेम्परोरी है, क्योंकि वो जो प्लेसेंटा बनता है, उस उसकी जो लाइफ होती है वो अप्रॉक्स 9 से 10 मंथ होती है। प्लेसेंटा की लाइफ कितनी होती है, 9 से 10 मंथ। ठीक है, इसीलिए जैसे क्या होता है, 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बेबी को जल्दी से क्या करो, यूट्रस से निकाल के बाहर करो, नहीं तो अगर प्लेसेंटा ओल्ड होता जाएगा, क्योंकि वो काफी दिन का हो चुका है, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाएगा। जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो क्या बेबी सर्वाइव करेगा, फिटस सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा, है कि No, नहीं? sir। और वो प्लेसेंटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में। वो क्या करेगा, बहुत ढेर सारे हार्मोन्स को बनाता है, और ऐसे हार्मोन्स को बनाता है जो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक टाइम में ही क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ बना तो नहीं है, लेकिन प्लेसेंटा जो है वो क्या है, एक एंडोक्राइन आर्गन कह लो, उसे टिश्यू कह लो। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, हार्मोन्स को बनाने का काम कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीजें जो हैं यहाँ दिखाई दी। अब मैंने जो बातें बताई तुम्हें यहाँ पे, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ देखो क्या लिखा है, इस पैराग्राफ में वो सब चीज लिखा है, मैंने जो तुम्हें बताया कि भाई हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, जो हम पढ़ने वाले हैं वहां पे ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो फोकस करते हैं यहाँ पे जस्ट वेट। हाँ, यहाँ देखो क्या लिखा है कि ये सारे की सारी ग्लैंड के बारे में मैंने तो बताया, कौन कौन सी ग्लैंड, यहाँ देखो, ये प्रोड्यूस होते हैं और डिफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे, टिश्यूज से, टिश्यूज में जाते हैं या सेल्स में जाते हैं, लोकेट करते हैं क्या, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। ठीक है, ओके, अभी कुछ प्रेजेंट है, वो कौन से हैं, तो लुक एट हियर, इन एडिशन टू दीज सम ऑर्गन्स, यहाँ देखो, जो दूसरे पूरा क्या, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। भाई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब क्या, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, और इंटेस्टाइन तुम जानते ही हो, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, हार्मोन्स निकालते हैं। इवन तुम्हारा लिवर भी हार्मोन निकाल रहा है, किडनी के बारे में मैंने बताया कि वो भी हार्मोन निकाल रहा है, मैंने अभी बताया हार्ट के बारे में, एनएफ के बारे में, वो भी निकाल रहा है। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी प्रोड्यूस करते हैं क्या, हार्मोन्स को ये भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करने का काम करते हैं।
क्लियर है? अब हम आगे पढ़ेंगे, अगला जो पैराग्राफ हमारा है वो है हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट भी है और ये क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो इसको पढ़ेंगे हम आज नहीं कल, ठीक है? और ये है क्या है हमारा हाइपोथैलेमस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए इससे। तो ये एक जनरल अकाउंट था, मैंने बताया, इससे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। डायग्राम तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी है, कहाँ पे इनका लोकेशन है, कब ये बनते हैं, ठीक है? तो अगली क्लास जो होगी वो मैसेज के थ्रू क्या होगी बता दी जाएगी, ठीक है? ओके, सर मंडे मतलब संडे के बाद रख सकते हैं अगली क्लास, क्योंकि हमारा सेट भी आ रहा है फिर जी का। एग्जैक्टली, ठीक है। तो क्लास हमारी क्या होगी, मंडे को ही होगी, ठीक है? ओके, और टाइम तुम डिसाइड कर लेना, ओके सर। ठीक है? चलो ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको केवीपीवाई के लिए एडमिशन चाहिए तो मेरे पीछे जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है?